हिमालय दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जहां पर आपको घने जंगल, बहते झरने और बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे। सनातन धर्म के मुख्य तीर्थ और मंदिर इसी हिमालय की गोद में बसे हैं। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, जिसकी ऊंचाई लगभग 3900 मीटर यानी 12,000 फीट अबव सी लेवल है। इसे इंडिया के मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक्स में से एक माना जाता है। इस ट्रैक की लेंथ लगभग 12 किलोमीटर है, जो कि यूला गांव से शुरू होती है। मेरे एक्सपीरियंस से ये इंडिया का सबसे शानदार ट्रैक है। इस ट्रैकिंग के दौरान आप घने जंगलों से गुजरते हुए ओपन एरिया और बर्फीले पहाड़ों तक पहुंचेंगे। यूलाकांडा के श्री कृष्ण मंदिर में साल में एक बार यानी जन्माष्टमी के दिन ही पूजा होती है और ट्रैकिंग का समय अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहता है। इस ट्रैक को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी। जब आप दुनिया के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण मंदिर में पहुँचेंगे तब आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉन्डरिंग अशोका में। और इस वक्त ट्रैकिंग चल रही है यूलाकांडा की। शायद आपने नाम कभी सुना नहीं होगा, पहली बार नाम सुना होगा। आपको बता दूं कि यूलाकांडा किन्नौर कैलाश और श्रीखंड महादेव की जो ट्रैकिंग है उसी रूट पर आगे रिकोंग पियो वाले रूट पर यूलाकांडा में भगवान कृष्ण का मंदिर है तालाब के बीचों बीच। वहाँ की ट्रैकिंग अभी चल रही है और लगभग अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी शानदार और काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। मैंने वीडियो को यहीं से स्टार्ट किया है ताकि आपको पता चले कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। पीछे के खूबसूरत नज़ारों को देखिए, सुंदर नज़ारों को देखिए, हिमालय की सुंदरता को देखिए, प्रकृति की सुंदरता को देखिए। और पीछे देखिए आप, हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं भाई साहब। बने रहिए मेरे साथ में और मेरे साथ में ट्रैकिंग कीजिए। अभी ये ऑफ बीट ट्रैकिंग मेरी चल रही है, मेन रास्ता छोड़ के शॉर्टकट अपनाया है फ़िलहाल के लिए। पहुंचने वाले हैं मंदिर, लेकिन उससे पहले मैं करता हूं बैक फॉरवर्ड ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कहां से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, कहां पर रुकना होता है, कहां पर आपके खाने पीने की चीज़ें वगैरह मिल जाएगी। वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने दी है। तो चलिए करते हैं फ्लैशबैक और चलते हैं सीधा दिल्ली, जहाँ से हमने ये ट्रैकिंग या ये यात्रा शुरू की थी। कृष्ण मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचना होगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर आपको टापरी की बस पकड़नी होगी। 17 नंबर काउंटर पर आपको रिकोंग पियो की बस टापरी तक छोड़ देगी, जहां से आपका आगे का सफ़र शुरू होगा। दिल्ली से टापरी का किराया लगभग 1000 रुपये है। ये बस शिमला होते हुए लगभग 18 घंटे में आपको टापरी पहुंचा देगी। इस सफ़र के दौरान कई खूबसूरत नज़ारों के साथ में आपको इंडो तिब्बतन हाईवे भी देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया के सबसे ऊंची मोटरेबल रोड्स में से एक है। इसी सफ़र के दौरान आप पहुंचेंगे हिमालय के बीच में बसे हुए खूबसूरत शहर रामपुर बूशहर। यहाँ से श्रीखंड कैलाश की यात्रा भी की जाती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के इस रिकोंग पियो रूट पर आपको काफ़ी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जहाँ से आप हिमालयाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिल्ली से मैंने रात को 8:30 बजे बस पकड़ी थी और रामपुर शहर पहुँचते पहुँचते दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं। मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होने के कारण मैंने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं, और ये बसें भी हिमाचल रोडवेज़ की है, जो कि आपका खाया पिया पचा देती है। लगभग 3 बजे मैं टापरी पहुंचा और यहाँ से मैंने बस पकड़ी यूला खास गांव के लिए, जिसका किराया लगभग 50 से 100 रुपये है। यहाँ से कुछ फ्रूट्स खरीदने के और खाना खाने के बाद में मैं निकल पड़ा यूला खास गांव के लिए। मैं अपने सफ़र के दौरान प्रयास करता हूँ कि बस के केबिन में ही मैं बैठूँ। बस के केबिन में बैठने के 2 फ़ायदे हैं। एक, आपको नज़ारे बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं
और अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो वो भी आपको दिक्कत नहीं देती। रास्ते में जब बस कुछ स्कूली बच्चों का वेट करने के लिए रुकी तब मैंने पहली बार सेब पेड़ पर लगे देखे। वैसे तो सेब पेड़ पर ही लगते हैं, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले कि मैं इन सेबों को खाने की सोचता, हमारे ड्राइवर ने हमें बुला लिया क्योंकि बस अब स्टार्ट होने वाली थी। अपने आप को दिलासा देकर कि अभी तो नज़ारे स्टार्ट हुए हैं, आगे मज़े लूट लेंगे, ऐसा सोचकर मैं बस में जाकर बैठ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बस छोड़ देगी जो टापरी से आती है। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर यूला खास गांव के लिए पैदल जाना पड़ेगा। सो चलते हैं यूला खास की तरफ जो कि उस तरफ है, और वहाँ पर आज नाइट स्टे करेंगे और कल ट्रैकिंग शुरू करेंगे। भाई पिछले 24 घंटे से सफ़र जारी है। बस ने लगभग 18-20 घंटे ले लिए हमें यहाँ तक पहुँचाने में, और अभी दूसरी बस बदली थी हमने टापरी से यूला खास के लिए, और यहाँ से 1 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है। और मौसम बहुत ही शानदार है भाई साहब, पीछे देखिए क्या गजब के नज़ारा है हिमाचल में, और मौसम गजब है। हल्की हल्की बारिश हो रही है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर मौसम ऐसा ही रहता है। और भाई जी लगभग पूरे 24 घंटे से नहाए धोए नहीं है सही से। सो अभी नाइट स्टे करेंगे वहीं पर, जो भी है अब करेंगे। और ये जो नदी है ये है सतलज नदी, जो कि पीछे ग्लेशियर से आती है। सामने आप देख सकते हैं बादलों से ढके हुए पहाड़। 835 मीटर के माइलस्टोन को देखकर जान में जान आई और लगा कि काश हर सफ़र ऐसा ही होता। और वहीं इस 835 मीटर के सफ़र को पार करने के लिए कोई बोलेरो वाला आपको लिफ्ट दे दे, फिर तो बात ही अलग है। भाई साहब खाई से इतनी कम इंचेस की दूरी पर गाड़ी चला रहे थे कि दिल और दिमाग दोनों उछल रहे थे। ये 0.835 का सफ़र कैसा बीता ये मुझे ही मालूम है। फिर थोड़ी देर में सामने यूला कांडा गांव दिखाई देने लग गया। विशालकाय पहाड़ों पर बसे ये गांव काफ़ी सुंदर लगते हैं। जैसा कि मैंने अपने आप से पहले वादा किया था कि आगे मज़े लूटेंगे, तो भाई साहब आगे मज़े लूटने लग चुके हैं, वो भी गांव वालों की परमिशन के साथ। गांव वाले आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भुक्खड़ ही बन जाएं। भाई साहब बिल्कुल लग रहा है कि स्वर्ग में आ चुके हैं, और ऊपर जाकर कैंपिंग करेंगे। टेंट हमारे पास में है ये वाला, और नज़ारा देखिए भाई साहब। यूला गांव के लोग भी हमारे साथ हैं जो हमें रास्ता बता रहे हैं साथ में भाई। सो हमारे साथी जो कि ट्रैकिंग कर रहे हैं मेरे साथ में, और ये है खूबसूरत सा यूला का रास्ता, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता। तो भैया ये है रास्ते में एक रेस्टिंग पॉइंट जहाँ पर झरने का पानी आ रहा है, और गौ माता ने गॉगल्स लगा रखे हैं, और इस तरफ से ऊपर से रास्ता आता है। और भाई साहब आ रहे हैं देखिए घास और लेके। जय श्री कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यारेलाल। प्यारेलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आप ये नीचे से लेके आए हो ना जानवरों के लिए? शाम के 6 बज चुके हैं और जल्द ही अंधेरा भी होने वाला है। मैं यूलाकांडा के मुख्य गांव को पार करते हुए जंगलों से होते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर आगे एक काफ़ी शानदार काफ़ी बड़ा झरना दिखाई दिया, जहां पर हमने प्यास बुझाई। मैं बीच में खड़ो मैंने फैसला किया कि जब तक प्रकाश है तब तक सफ़र को जारी रखा जाए। 7:30-8 बजने के बाद में महसूस होने लगा था कि अब जल्द से जल्द कैंप लगाया जाए या कहीं और ठिकाना रुकने का ढूंढा जाए। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था जंगल और भी घना होता जा रहा था, और इन जंगलों में जंगली जानवरों का भी डर रहता है। मैंने कई जगह पर कैंप लगाने के लिए जगह देखी, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। भाई लगभग 6:30-7 बज चुके हैं, और पीछे देखिए शानदार झरना आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल कैंपिंग की सोच रहे हैं उसके आसपास ही, और उस तरफ पहाड़ी पे देखिए धूप सूर्यास्त होने वाला है, तो धूप थोड़ी बहुत अंतिम किरणें जो वहाँ पर पड़ रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही
सुंदर नज़ारा है भाई साहब। और ट्रैकिंग चल रही है और देखते हैं, आज तो कैंपिंग करेंगे कहीं पे रास्ते में, आज ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी, जितनी हो सकती है अभी तब तक जब तक थोड़ी बहुत धूप है, प्रकाश है, तब तक कर लेते हैं। तो ये देखिए भाई साहब, आप थोड़ा और ऊपर आएंगे तब आपको इस तरह का जो बुद्धिस्ट टेम्पल में वगैरह होता है घुमाने का, यह चीज़ मिलेगी। इसको भी आप पहचान लेना, यहाँ से आगे की तरफ मुड़ना है। तो भाई साहब, आप जब नीचे से आएँ तो ध्यान रखें, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जन्माष्टमी मार्ग, यानी कि कृष्ण भगवान के मंदिर जाने वाला मार्ग। तो इस तरफ से जाएं। इस तरफ भी आप देखिए, इस तरफ रास्ता जाता है, उस तरफ ना जाएं। हमें गांव वाले मिल गए, उन्होंने बोला कि भाई इधर मत जाओ, इधर से नहीं है, तो रास्ता है इस तरफ से। ये बोर्ड आप ध्यान में रखना। आगे हमें कुछ पहाड़ी घर दिखाई दिए, जहाँ पर हमने एक पहाड़ी घर के बाड़े में अपना कैंप लगाया और जो भी किराया बनता था हमने वहाँ पर दे दिया। काफ़ी घना जंगल होने के कारण कहीं भी ओपन में कैंप लगाने की जगह नहीं थी। खाना खाने के बाद में अगले दिन की प्लानिंग करते हुए हम सो गए। इस यात्रा के दूसरे दिन मैं युला खास गांव के एक घर के अंदर ही कैंप लगाकर रुका था। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है हमारा कैंपिंग टेंट। रात को हम यहाँ पर रुके हुए थे और ये भाई साहब अभिषेक जी हमारे साथ में हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और ये हमारे सांप की कैंचुली, जिसके अंदर हम घुस के सोए हुए थे। और ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कैंपिंग का, और इस तरह स्लीपिंग बैग्स वगैरह में घुस के सोने का। और एकदम फील आ रही जैसे कि सांप कैसे कैंचुली छोड़ के वापस निकलता है, वैसे ही हम निकलने जा रहे हैं। और आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और कैंपिंग टेंट पूरा दिखाते हैं। अर्ली मॉर्निंग में ही मैंने इस ट्रैकिंग को स्टार्ट कर दिया, जो कि लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। और पिछले दिन हमने काफ़ी डिस्टेंस लगभग 4-5 किलोमीटर का कवर कर लिया था। लगभग 2 घंटे के ट्रैक के बाद में काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लग गई। वैसे सुबह नाश्ता करके निकला था, लेकिन जैसे ही केला निकाला खाने के लिए, केला नीचे गिर गया। तो दोस्तों, फ़िलहाल नाश्ता कर लिया है, क्योंकि लगभग 3-4 किलोमीटर हमने ट्रैकिंग कर ली है और 5-6 किलोमीटर बाकी है। अभी नाश्ता किया है, और जो भी पॉलीथीन बची है, कभी भी आप भी नाश्ता वगैरह करें तो पॉलीथीन वगैरह यहाँ पर ना फेंकें। इस ट्रैक के दौरान आपको बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। पूरा घना जंगल है और काफ़ी आगे जाकर आपको ओपन एरिया दिखाई देगा। मेरे हिसाब से ये मेरी अब तक की या पूरे भारत की सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग है। आप देखिए रास्ते, वो आपने टेम्पल रन नहीं खेला होगा, टेम्पल रन में कैसे वो एक आदमी दौड़ता है, उस तरह के रास्ते यहाँ पर शानदार बने हुए हैं। ये है युलाकांडा की ट्रैकिंग, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ देवदार के और पाइन ट्री, अलग अलग पेड़, फूल, पौधे। वाह भाई साहब, आनंद आ गया। अभी मानसून का सीज़न है तो थोड़ी हरियाली, काफ़ी अच्छी हरियाली है। बाकी नवंबर दिसंबर में थोड़ा सूखा हो जाता है। बाकी भाई साहब, पीछे नज़ारे देखिए। प्रकृति अपने आप में संगीत गा रही है। झरनों की आवाज़, ये पेड़ गा रहे हैं, अगर हम ध्यान से सुने तो पंछी गा रहे हैं, ये पत्थर गा रहे हैं। ये पूरी प्रकृति संगीतमय हो रखी है, और इस संगीत को सुनने का सौभाग्य हर किसी के भाग्य में नहीं होता। ट्रैकिंग के लेवल की बात करूं तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं है। और बिगनिंग वाले जो ट्रैकर्स होते हैं वो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो घने जंगल आते हैं वहाँ तो काफ़ी इजी ट्रैकिंग है, लेकिन आगे जाकर ये काफ़ी हार्ड हो जाती है और काफ़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। इस ट्रैकिंग में जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है, काफ़ी घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे और आपको सावधान रहना होगा, यहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं। जब मैं युला खास गांव पहुंचा था तब मैंने वहां पर जो एक घर था वहां पर उनके जो मालिक थे उनसे बात की थी और अपना टेंट वहां पर लगा लिया था, और उनको जो भी किराया बनता था मैंने उनको दे दिया था, क्योंकि गांव में और कहीं भी कैंपिंग करने के लिए जगह नहीं थी और आसपास जंगल में भी कहीं भी जगह नहीं थी और काफ़ी डर भी था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है।
सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक इतना खूबसूरत ट्रैक नहीं देखा भाई साहब। इतना शानदार, इतना खूबसूरत, इतने घने जंगल, शानदार तरह तरह के फूल यहाँ पर उगे हुए हैं। रास्ते ऐसे हैं जैसे सिर्फ फिल्मों में देखे थे या सिर्फ जिनकी कल्पना की थी। ऐसे शानदार रास्ते भाई साहब, कहना ही क्या इस खूबसूरती का। और सच बताऊं तो मैं आज तक इतने घने जंगलों में कभी नहीं गया। इस यात्रा के दौरान हम 2 ट्रैकर थे और हम दोनों ने स्लीपिंग बैग और कैंपिंग बैग अपना अपना ले रखा था। बाकी भाई साहब, मेरा दोस्त थोड़ा मुझसे मोटा है, थोड़ा वज़न में है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी ये ट्रैकिंग करने में। वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह रहा था और मुझे भी बार बार रुकना पड़ रहा था। ये ट्रैक एक तरह से अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक है, तो काफ़ी कम लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी कम ट्रैकर्स यहाँ पर दिखाई दिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 4-5 ट्रैकर्स ही यहाँ पर दिखाई दिए थे। वो भी पूछ रहे थे कि आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला, हम लोग तो इंस्टाग्राम पर देख कर आए हैं। तो भाई साहब, हम तो ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ तरीके से मैप पे देख रहे थे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना, ऐसे करके ये ट्रैक हमारे सामने आ गया और रैंडम तरीके से हम इस ट्रैक के लिए निकल गए। आप भी इसी तरह से रैंडमली कोई भी ट्रैक पकड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस ट्रैक पर ज़्यादातर लोग जाते हैं उसी पर आप जाएं। रैंडमली मैप पर देख लीजिए कौन सा कुछ नया, कुछ अलग ट्रैक है और उस ट्रैक के लिए निकल जाइए, एडवेंचर के लिए निकल जाइए। तो जी दोस्तों, आखिरकार यूलाकांडा के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। ऊपर आप देखिए, वेलकम टू यूलाकांडा, जूम कीजिए थोड़ा, दिखाई दीजिए खाली, वेलकम टू यूलाकांडा लिखा है। यहाँ से रियल ट्रैकिंग शुरू होती है, यहाँ से रियल ट्रैकिंग शुरू होती है। और आप देखिए आगे हाइट ही हाइट है यहाँ पर पूरी, और यहाँ से लगभग जंगल, जो घना जंगल पीछे आपने देखा, वो लगभग समाप्त हो जाता है। और आगे आप खूबसूरत सा झरना दिखाई नहीं दे रहा, अभी फ़िलहाल आगे दिखाएंगे, अभी आवाज़ आ रही है। सो फाइनली हम लोग इस गेट तक पहुँच चुके हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही मैंने यूलाकांडा का वो गेट पार किया, सामने शानदार खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जंगल समाप्त हो गया था और आगे बिल्कुल ओपन एरिया स्टार्ट हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं बर्फीले पहाड़ भी दिखाई देने लग गए हैं। आप ट्रैकिंग के दौरान घने जंगल से सफ़र कर रहे हैं और अचानक टिपिंग पॉइंट पर आप ओपन एरिया में पहुँच जाते हैं, तो ये प्रकृति का चमत्कार ही है। तो दोस्तों, यहाँ पीछे जो घना जंगल है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ इस तरफ से बिल्कुल ओपन एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पीछे देखिए बर्फ़ भी आपको दिखाई दे रही होगी, बर्फ़ दिखाई देनी हमें शुरू हो चुकी है और यहाँ से पूरा ओपन है, यहाँ पर घने जंगल आपको दिखाई नहीं देंगे। पीछे आप देखिए बादल पहाड़ों के टकरा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, अद्भुत और अकल्पनीय नज़ारा है। जैसे ही आप ओपन एरिया में प्रवेश करेंगे, आपको रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। आपको बता दूं कि यूलाकांडा के गेट से थोड़ा सा आगे आकर, लगभग 100-200 मीटर आगे आकर, रास्ता इन पहाड़ों के ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। बाकी ये मानसून का सीज़न है, इसलिए इस वक्त रास्ता मिलना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी आधा घंटा इधर उधर भटकने के बाद में हमें मेन पॉइंट, जो ट्रैकिंग का जो मेन रास्ता है, वो मिला था। ये भाई साहब एक कैफ़े दिखाई दे रहा है, ओपन है क्या, देखते हैं। कैफ़े, शॉप, मैगी, कॉफ़ी वगैरह का कुछ सिस्टम होगा। इसका आगे से गेट है। जी हाँ, बिल्कुल ये ओपन है। नाश्ता वगैरह करना चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। युल्ला खास गांव से होते हुए और घने जंगलों से गुजरते हुए हम जब ओपन एरिया में पहुंचे, जहां पर जंगल ख़त्म हो गए थे, तब कुछ लोग हमें अलाव तापते मिले और हम भी उनके साथ ज्वाइन हो गए।
डेंस फॉरेस्ट को पार करते ही आपको सामने कुछ कैफ़े दिखाई देंगे। तो भाई हम लोग उल्टे रास्ते आ गए थे, अभी वापस सही ट्रैक पकड़ रहे हैं। कह तो रहे हैं उस तरफ है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी डायरेक्शन रास्ते हो जाते हैं, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं आपको बता दूंगा भाई किस तरफ से आप सीधा आओगे तो 100 मीटर आगे आपको आगे आना है। अगर आपको बद्रीनाथ वाली फ्लावर ऑफ वैली का आनंद लेना है तो आप यहाँ पर भी इसका आनंद ले सकते हैं। तो यार रास्ते में भाई साहब शवासन चल रहा है, मेडिटेशन की जगह पर शवासन कर रहे हैं। देखिए आप इन गौर से देखिए इन लोगों को। जिस तरफ वहाँ जंगलों से आए तो लगभग 100 मीटर के आगे ही आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा। आगे ना जाएं, वहीं से घूम जाएं, ये रास्ता है। इस ट्रैक के दौरान आपके रास्ता भटक जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इस ट्रैक को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ज़्यादातर लोग अपने साथ में गाइड लेकर आ रहे थे और हमारी भी एडवाइस होगी कि आप गाइड लेकर ही जाएं। हम भी 2-3 बार रास्ता भटक गए थे और वहाँ के लोकल लोगों ने हमें सही रास्ता बताया था। इस दौरान आपको कई छोटे बड़े झरने देखने को मिलेंगे और साथ में देखने को मिलेंगे शानदार प्राकृतिक नज़ारे। आसमान को चीरती हिमालय की ऊंचाइयां आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये भारत का सबसे शानदार और सबसे सुंदर ट्रैक है। यहाँ के झरनों का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है और आसानी से आप इस पानी को पी सकते हैं। साथ ही इस पानी में जड़ी बूटियों के गुण भी मौजूद हैं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ भी घुल मिलकर इस पानी के साथ में आ जाती हैं। यहाँ आकर हमें पता लगा कि बादलों के ऊपर भी एक दुनिया होती है। जिन बादलों को छूने का मेरा बचपन से सपना था, जिनको मैं दूध दही और मक्खन समझता था, वो यहाँ पर मेरे आसपास अटखेलियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊंचाई है कि आप बादलों के नीचे नहीं बल्कि आप बादलों के ऊपर चल रहे होंगे। मॉनसून के सीज़न में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डेंस ग्रीनरी देखने को मिलेगी। साथ ही इस मौसम में भारी बारिश का और लैंडस्लाइड होने का खतरा भी रहता है, इसलिए आपको हर एक कदम संभल के रखना पड़ेगा। थोड़ी दूर आगे हमें एक बौद्ध मठ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जहाँ पर तिब्बती भाषा में कुछ पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं और इन पर तिब्बती देवी देवताओं के फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर जाने पर हमें पता लगा कि ये एक छोटी सी खाने पीने की दुकान है और जहाँ पर आप मैगी चाय वगैरह ले सकते हैं। तो वैसा पीछे व्यू देखिए कितना शानदार है। वहाँ से नीचे जो आपको झोंपड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से थोड़ा नाश्ता वगैरह करके अभी ऊपर आए हैं। और पीछे व्यू देखिए भाई साहब, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। अद्भुत, अकल्पनीय और कौन कौन से शब्द होते हैं आप मन में सोच लीजिए। बाकी भाई साहब गजब। हम बादलों के ऊपर हैं, बादल हमारे ऊपर नहीं है, हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा हाइट है यहाँ पे कि भाई साहब कहने ही किया। ये है हिमालय की शानदार पहाड़, मैं पहाड़ियाँ बोलने वाला था। हिमालय के शानदार पर्वत और पीछे आप देख सकते हैं ताल बना हुआ है, जिस तरह के वासुकी ताल है और बद्रीनाथ में कुछ ताल बने, बिल्कुल वैसा ही पीछे ताल बना हुआ है, जो कि झरने के कारण बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी समतल जगह है तो वहाँ पर ताल बन चुका है और वो भी काफ़ी अच्छी जगह दिखाई दे रही है। और वैसा व्यू क्या बताऊँ, बार बार हर बात। पीछे देखिए बादल हमारे नीचे हैं भाई साहब, गजब। तो चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधा घंटा ही है। और तीर्थ यात्री भी आप पीछे देख सकते हैं, कान्हा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जय श्री कृष्णा। तो वैसा चलते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, अब आधा घंटा बचा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ों की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ रही थी और वहीं मौसम भी ख़राब हो चला था। बादल भी यहाँ पर लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। कभी काफ़ी घने बादल आ जाते तो कभी मौसम एकदम से साफ़ हो जाता।
ज़्यादा बादलों का आने पर हमें रुकना पड़ता क्योंकि कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता था। भाई यहाँ लगता है ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हो रखी है पहले की, और काफ़ी पुरानी लैंडस्लाइडिंग हो रखी है क्योंकि पीछे घास उग चुकी है वापस, और यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ भी काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है, और मौसम ख़राब हो रहा है लगातार। बादलों की आवाजाही चल रही है क्योंकि मानसून का सीज़न है, और हरियाली बहुत गजब है भाई साहब। और हमारे भाई साहब बुढ़े हो चले हैं। ये जो ट्रैकिंग है ये नए बंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग। लेकिन जो नॉर्मली अभ्यस्त है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग देखिए भाई साहब, रास्ता ही नहीं दिख रहे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है नए बंदों के लिए। और निहारते रहिए इन खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों को। यहाँ तो भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं इस तरफ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है छोटी वाली, उसके पार जाना है। सामने जो आपको पीले कलर के टेंट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से हम लोग रवाना हुए थे 10 बजे, और अभी बज चुके हैं 1, और यानी कि वहाँ से यहाँ तक आए हैं। ये लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहाड़ धोखेबाज जो होते हैं एक तरह से, क्योंकि ऐसा लगता है कि काफ़ी नज़दीक है लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऊपर इस तरह से पत्थर है। मैंने शॉर्टकट लिया है, थोड़ा सा मेन रास्ता उधर से घूम कर जाता है, तो मैं इधर से आ गया हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, इस तरफ आराम से चढ़ पा रहे थे। और सामने देखिए गायें, भाई साहब इतनी ऊंचाई पर ये गायें कैसे चढ़ लेती हैं, कैसे आ कैसे जाती है। ये पहाड़ी गायें हैं भाई साहब, इनमें भी स्किल आ चुकी है। और उस तरफ एक लाल गाय चल रही है, और हमारा मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है इस पहाड़ी के पीछे। तो बस अब ये है ऑफ बीट ट्रैकिंग। अभी हम लोगों ने मेन रास्ता छोड़ दिया जो उस तरफ से आता है, और ऑफ बीट ट्रैकिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल दूसरा रास्ता पकड़ा है पत्थरों वाला, ध्यान से आराम से चल रहे हैं। और सामने जो पत्थर दिखाई दे रहा है उसको टच करना है, उससे भी आगे है मंदिर। फ़िलहाल हमारा टारगेट वो पत्थर है। और इस तरफ बर्फीली चोटियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। अभी जुलाई का महीना है तो मानसून का महीना है, तो बर्फ़ बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम है। बाकी मई जून के महीने में आपको बर्फ़ काफ़ी दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। ऑफ बीट ट्रैकिंग में जितना आनंद है उससे कई गुना ज़्यादा रिस्क भी है, जहाँ पर आपको रास्ते बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे और ऐसे ही पत्थरों से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। सामने आप दुर्लभ जड़ी बूटियाँ देख सकते हैं जो कि सिर्फ हिमालय में ही उगती है। जैसे जैसे मैं मंदिर के नज़दीक पहुंचने लगा मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी और मैंने मेन रास्ता छोड़कर एक शॉर्टकट अपना लिया, क्योंकि अब श्री कृष्ण के दीदार के बिना रहा नहीं जा रहा। इस चोटी को फतह करने के बाद जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मुझे भारतीय ध्वज शान से लहराता हुआ दिखाई दिया। तो जी भाई साहब आखिरकार पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के दरबार। पीछे आप देख सकते हैं विश्व के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण मंदिर यूलाकांडा। जी बिल्कुल, विश्व के हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है। पीछे आप लेक के बीचों बीच मंदिर को देख सकते हैं। और इतनी खुशी आज तक नहीं हुई भाई साहब, इतनी खुशी हो रही है यहाँ पर पहुँचकर, मैं बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी। भाई आप बताइए कैसा फील हो रहा है? हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम यूलाकांडा मंदिर पहुंच चुके हैं, हमारी आंखें नम हो चुकी है, इतनी खुशी है हमें। तो कृष्ण जी का जयकारा लगा दिया जाए। बोल कृष्ण बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद नंदन की जय। तो पीछे आप देख सकते हैं हमारे भारत का ध्वज लगा है और हमने इस चोटी को विजय कर लिया है, फतेह कर लिया है, कुछ भी कहें। और पीछे हमारे लाडले, हमारे श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम परमात्मा विराजमान है। वैसे तो वो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ भी अपना एक
डेरा बना रखा है। वृंदावन मथुरा में आपने देखा होगा भगवान कृष्ण वहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन इन खूबसूरत, इन सुंदर, इन अद्भुत हिमालय के पहाड़ों के बीच में भी श्री कृष्ण निवास करते हैं। जो सपना दिल में संजो कर निकले थे वो आखिरकार पूरा होने वाला है। यह है वर्ल्ड्स हाईएस्ट श्री कृष्णा टेम्पल, जो कि सी लेवल से 3900 मीटर ऊंचा है। ये मंदिर लेक के बीचों बीच मौजूद है और चारों तरफ हिमालय की आसमान छूती पर्वत की श्रृंखलाएं मौजूद हैं। मई जून के मंथ में भी यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 6 से 7 डिग्री रहता है और सर्दियों में तो भाई साहब ये पूरा इलाका बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण मंदिर का शिखर दिखाई दिया, मैं कान्हा जी से मिलने के लिए दौड़ा चला गया। बोल बांके बिहारी लाल की। यूलाकांडा का श्री कृष्ण मंदिर काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है और ये पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है। मंदिर में साल में सिर्फ एक बार यानी जन्माष्टमी के दिन ही पूजा होती है। इस दिन युल्ला खास गांव से यहाँ पर लोग आते हैं और एक रात यहीं पर बिताते हैं और गांव वालों द्वारा छोटा सा आयोजन भी किया जाता है। आमतौर पर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम रहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तब सिर्फ 5-6 लोग ही यहाँ पर मौजूद थे। मैं अपने साथ दिया और बाती लेकर आया था और हमने यहाँ पर दीपक भी जलाए। यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए मैं अपने साथ में झांझ भी लेकर आया था और लगभग हमने 2-3 घंटे तक भजन कीर्तन किया और श्री कृष्ण के भजन गाए। ऐसे धार्मिक स्थानों पर आप जब भी जाएं तब फोटोबाजी, वीडियोबाजी के अलावा भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक जगहों पर कीर्तन करते हुए वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि उल्टी सीधी हरकतें करने के बजाय धार्मिक जगहों पर कीर्तन भी किया जा सकता है। ये है भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह और दीपक भी हमने 6 दीपक जलाए थे और साथ में दीपक तो यहीं से लिए थे, बाती और घी लेकर आए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी आनंदमय लग रहा है, काफ़ी आनंद आ रहा है श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद में। श्री कृष्ण को प्यारी गौ माता के दर्शन करते हुए अब हम कर रहे हैं मंदिर की परिक्रमा। श्री कृष्ण का ये वास स्थान इतना सुंदर है कि इसका शब्दों में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मंदिर के आसपास का वातावरण मन को अपार शांति देने वाला है और यहाँ आकर आप अपने दुखों को, चिंताओं को भूल जाएंगे और सांसारिक बंधनों से अलग आपको परमात्मा से जुड़ाव का अनुभव होगा। तो जी दोस्तों, बढ़िया दर्शन हो गए भगवान कृष्ण के, भजन कीर्तन हो गया, आनंद आ गया, दर्शन हो गए, कान्हा जी के, सपना साकार हो चुका है और मन पर क्या कहते हैं उसको, मन प्रफुल्लित हो रखा है। और अभी समय हो चुका है श्री कृष्ण से विदा लेने का और अभी वापस नीचे जाएंगे युल्ला गांव की तरफ। वहाँ कैंपिंग करेंगे या जो भी सिस्टम होगा वहाँ पर देखेंगे। बाकी अंतिम बार मंदिर को निहार लीजिए, फिर कब आना हो हमें नहीं पता। सो जय श्री कृष्णा, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया के दर्शन करने के बाद में और मंदिर में 2-3 घंटे बिताने के बाद में अब समय हो चला है वापसी का।
कितना हार्ड वर्क है इनका।